हेलो, जय हिंद। तो इस सीरीज़ में ये है 14 नंबर लेक्चर क्या साथ में ही सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कोई एज अ टीचर और प्रोफेसर टाइप का लेक्चर नहीं है। आराम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सीजीएल 2024 के लिए। और हमारा टारगेट रहेगा कि 50 में से 50 क्वेश्चंस सही करें जो भी आने वाला एग्ज़ाम है। और आई होप आपके भी क्वेश्चंस धीरे धीरे सही होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। क्विट इंडिया केम नॉट फ्रॉम द लिप्स ऑल्दो द एकिंग हार्ट ऑफ मिलियंस। तो क्विट इंडिया का जो नारा आया था वो लोगों के सिर्फ होठों से नहीं, दुखते दिलों से भी आया था। अब देखो, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्दो का यूज़ रॉन्ग है, ऑल्दो नहीं होगा, इसमें होगा बट। ठीक, राइट आंसर इज बट। तो जो पोर्शन है जिसमें मिस्टेक है दैट इज ऑप्शन बी, क्विट इंडिया केम नॉट फ्रॉम द लिप्स बट द एकिंग हार्ट ऑफ मिलियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच कंट्री इन द रीजन हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड फेसेस डिफरेंट रिस्क्स। तो इसको पढ़ने के बाद में हमें ऑल ऑफ सडन ये दिखता है कि भैया अगर ईच लगा हुआ है तो उसके लिए जो भी यूज़ होगा, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी या जो भी वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर के लिए यूज़ होगी। ठीक है, एज अ सिंगुलर यूज़ होता है। ठीक है, तो ईच कंट्री इन द रीजन हैज़ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। ओके, तो ईच के बाद में जो लगेगा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर लगता है, तो हैव की जगह पे क्या होगा, हैज़ लगेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी मिसफॉर्च्यून्स इन द वर्ल्ड कम्स अक्रॉस। तो देखो, अगर थोड़ा सा भी आपने हाई स्कूल लेवल पे थोड़ा सा ग्रामर अगर पढ़ा होगा तो आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि सिंगुलर के साथ में जो वर्ब आती है उसमें एस या ई एस लगता है, और जो प्लूरल के साथ में वर्ब आती है उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी मिसफॉर्च्यून्स, इट इज़ ऑलरेडी क्लियर कि ये प्लूरल है, और इसके बाद में जो वर्ब आई है कम, वो सिंगुलर वाली आई है। यहाँ पे कम्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इट इज़ समवॉट लेस डिफ़िकल्ट टू बट इम्पॉसिबल टू रिप्लेस इंग्लिश मीडियम इंक्लिनेशन इन यूपीएससी एग्जाम्स। तो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ऑप्शंस को चेक करोगे तो डिनाई का मतलब होता है मना कर देना। ठीक है, अप्रूव तो अप्रूव कर देना। प्रोपगेट का मतलब होता है समथिंग, ऐसी कोई चीज़ मतलब प्रोपगेट एक वर्ब है। लास्ट में मैंने बताया था अगर लास्ट में ATE लगा हो तो वो वर्ब होता है। ठीक है, कास्टिगेट ये भी एक वर्ब है क्योंकि ATE लगा है, ये भी वर्ब है। तो एक्चुअल में इसमें किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कास्टिगेट। तो कास्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रांगली अपोज करना। ठीक है, उसको अपोज करना। जैसे इट इज़ समवॉट लेस डिफ़िकल्ट, तो जो इंग्लिश का इंक्लिनेशन है यूपीएससी एग्जाम्स में उसको उसकी आलोचना करना कम कठिन है, जबकि उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर देना एक इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर सिंस रोनाल्डो गॉट आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड हिज मदर हैज़ ऑल हिज लिटिल सन्स नीड्स। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सीन टू, क्योंकि सीन टू का मतलब होता है ध्यान रखना। ठीक है, किसी का ध्यान रखना, किसी की ज़रूरतों का ध्यान रखना, उसका मतलब होता है सीन टू। तो जब से रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड से बाहर गया एंड तब से उसकी जो माता थी उन्होंने उनके छोटे बच्चों का ध्यान रखा। ठीक है, ये सेंटेंस का यही सेंस हुआ, तो सीन टू। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड बुरहान नोन द ट्रू पाथ टू अवेंज रॉन्ग्स ही हैव रिमेंड लॉन्गर द पोस्टर बॉय ऑफ कश्मीरी यूथ्स। देखो, इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हो तो इसमें मैंने ऑलरेडी इसके कई जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया है उसमें हमने ऑलरेडी देखा था कंडीशनल सेंटेंसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट है हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ऐसा जब फॉर्मेट होता है तो वहाँ पे ये वाला जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे होगा वुड का इस्तेमाल। ठीक है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में जो सेकंड सेंटेंस होता है वुड हैव बीन, यानी कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैड बुरहान नोन द ट्रू पाथ टू अवेंज रॉन्ग्स ही वुड हैव रिमेन्ड लॉन्गर द पोस्टर बॉय ऑफ कश्मीरी यूथ्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, एक तरीके से हमें सिनोनिम बताना है विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये जो यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है इसका मतलब बताना है। व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इन कश्मीर वैली इज़ अ ब्लैटेंट इनजस्टिस टू द एफर्ट्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्लैटेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर, इट्स टू ऑब्वियस, एकदम साफ साफ। ठीक है, ब्लैटेंट होता है।
अब इससे मिलता जुलता शब्द क्या होगा, कंसीटेड होगा। कंसीटेड का मतलब क्या होता है, तो देखो कंसीट एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है घमंड या अहंकार, तो कंसीटेड का क्या मतलब होता है, अहंकारी या घमंडी, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है कॉन्टोर्टेड। कंटोर्टेड का मतलब होता है, एक वर्ड होता है कंटोर्ट, उसी से बनता है कंटोर्टेड। तो किसी चीज़ को जब तोड़ मरोड़ के उसको बेकार कर दी जाए उसका मतलब होता है कंटोर्टेड। जैसे मान लो एक पानी की बॉटल है, ठीक है, पानी की बॉटल आपने कहीं से आपने 20 रुपए की 1 लीटर वाली पानी की बॉटल ख़रीदी और पानी पी गया, तो बॉटल क्या करते हैं हम, वो एक अच्छी खासी बॉटल होती है, एंड व्हाट वी डू एंड वी एक्चुअली शुड डू, तो हम क्या करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के ख़राब कर देते हैं ना, मतलब जो उसका जो रियल एक फेस होता है कि सुंदर सी बॉटल है, एंड हम क्या करते हैं, उसको कॉन्टोर्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको मरोड़ के उसका जो स्वरूप है वो बिगड़ जाता है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटोर्ट, ठीक। तो कंटोर्ट तो होगा नहीं, कंसीड भी नहीं होगा। ओपनली हॉस्टाइल। ओपनली हॉस्टाइल का मतलब होता है, हॉस्टाइल का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज़ अनफ्रेंडली, किसी का विरोध करता हुआ कोई चीज़ या प्रतिकूल, तो वो होगा नहीं। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, टू ऑब्वियस। जैसा कि मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो लिखा हुआ ब्लैटेंट, ब्लैटेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर, ठीक, और उसी से मिलता जुलता शब्द क्या होगा, टू ऑब्वियस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूटेबल का मतलब बताना है, यानी कि इससे मिलता जुलता शब्द। तो इम्यूटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, अपरिवर्तनीय, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं अनचेंजेबल, ठीक। तो इससे मिलता जुलता शब्द अगर आप देखोगे ऑप्शन में ऑल ऑफ सडन में दिख जाता है अनचेंजेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, अब ऑपोजिट बताना है, ठीक है, एंटोनिम की हम बात करते हैं। तो कैमरून डिसाइडेड टू फिनिश द स्क्रिप्ट बिफोर इट बिकेम वनरस। तो वनरस क्या है, वनरस का मतलब होता है कठिन, समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है, कठिन। तो उसका उल्टा क्या होगा, अनफेमिलियर नहीं, लाइट, लाइट इज़ द राइट आंसर। ये लाइट यहाँ पे प्रकाश वाला नहीं है, लाइट यहाँ पे हल्का वाला है, ठीक है। तो वनरस का उल्टा क्या होगा, लाइट होगा, ठीक है। बर्डनसम नहीं होगा, बर्डनसम का भी मतलब होता है कोई बहुत भारी चीज़, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा मार्केट जाना मुझे बर्डन लगता है, मतलब बहुत ही बोझ लगता है। तो वनरस का मतलब भी एक तरीके से सेंस यही होता है, और यूनिक का मतलब आपको पता है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से वनरस का ऑपोजिट क्या होगा, लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, द गंगा इज़ एज डीप इन मिड स्ट्रीम एज एट द बैंक्स। तो डीप का उल्टा क्या होगा, शैलो, ठीक है। वाइड होगा नहीं, होलो तो होता है खोखला, नैरो भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शैलो, राइट। ओके, अब अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा शब्द इसमें, देखो कितना अच्छा इसको फ्रेम किया गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है या फिर इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चारों ऑप्शंस में पहले आप पढ़ोगे तो अगर उसमें से 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे कि जो इनकरेक्ट स्पेलिंग होंगी तो आपको करेक्ट वाला बताना है, और अगर तीनों करेक्ट वाले होंगे तो एक इनकरेक्ट वाला बताना है ना। तो ये आपके ऊपर है, आप उसमें चेक करोगे, ठीक है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें हम अगर देखें तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग सही है, इन्वेंटिवनेस की स्पेलिंग सही है, इनकन्वीनियंट की स्पेलिंग सही है। तो हमें क्या करना है, जो रॉन्गली स्पेल्ड है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, इसकी स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है। क्या होगा, नेसेसिटेटेड होता है, ठीक है, NECESSITATED, नेसेसिटी से बनता है, आवश्यकता से बनता है, नेसेसिटेटेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है इडियम्स का मतलब, अच्छे इडियम्स है, जैसे टू गेट द बर्ड, चिड़िया पा जाना, ठीक है, इसका क्या मतलब हो सकता है, टू गेट द अवेटेड, और टू हैव गुड लक, और टू सेंड अवे, या टू गेट इम्पॉसिबल, क्या होता है। तो देखो कुछ लोग तो इसमें ऐसे अंदाज़ा लगाएंगे कि चिड़िया मिल जाना क्या होगा, गेट द इम्पॉसिबल, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ये नहीं होगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, टू सेंड अवे। तो टू गेट द बर्ड का मतलब होता है किसी को डिसमिस कर देना, फायर कर देना। फॉर एग्जांपल स्पेशली ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, जैसे मान लो कोई परफॉर्मर है, स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, अब उसकी परफॉर्मेंस लोगों को पसंद नहीं आई, तो लोग क्या करते हैं, हूटिंग करते हैं, बूइंग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दे बेसिकली डू टू गेट द बर्ड, ठीक है। तो ये सेंस होता है। अब इसको याद कैसे रख सकते हो, जैसे होता है ना कि कंपनी में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो उसको फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, तो हम लोग बोलते हैं चलो भैया अब तुम चिड़िया उड़ाओ, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है, जॉब से हाथ धो बैठे हो,
अब तुम्हारे जीवन में यही है, जाके चिड़िया उड़ाओ, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। टू गेट द बर्ड इज़ क्या होगा, टू सेंड अवे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्नैप वंस फिंगर्स एट। अब चुटकी बजाना, किसी के ऊपर चुटकी बजाना क्या हो सकता है, टू स्पीक अब्रप्टली, या फिर टू एक्सेप्ट इमीडिएटली, टू ग्रास्प ईगरली, या फिर टू बी कंटेम्पशियस ऑफ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टू बिकम कंटेम्पशियस ऑफ। अच्छा, कंटेम्पशियस जो बना है ये बनता है कंटेम्प्ट से। आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। तो कंटेम्प्ट क्या होता है, अवमानना, ठीक है, और किसी से घृणा करना या फिर उसका विरोध करना। तो टू बी कंटेम्पशियस ऑफ, तो स्नैप वंस फिंगर्स है। जैसे आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जब हम किसी से नाराज़ होते हैं या फिर किसी से नाराज़गी हो जाती है, भाई जो आदमी नहीं पसंद आता, तो चुटकी बजा के बोलते हैं ना, चलो निकलो यहाँ से, लाइक दैट। तो टू स्नैप वंस फिंगर्स एट, टू बिकम कंटेम्पशियस ऑफ, राइट। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, 14 नंबर बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ईजी सा है। टू गेट कोल्ड फीट, ठीक है, पाँव ठंडे हो जाना, क्या मतलब होगा, टू रन फॉर लाइफ, टू बी अफ्रेड, टू फॉल सिक, या टू बिकम डिस्कोर्टियस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू बी अफ्रेड। जैसे हम बोलते हैं ना, डर जाता है, जब कोई डर जाता है तो आदमी क्या बोलता है, भाई वो इतना डर गया, या आदमी बोलता है ना, भाई मैं इतना डर गया, मेरे तो हाथ पाँव ठंडे पड़ गए, ठीक है। तो वहीं से ये आया है, टू गेट कोल्ड फीट का मतलब डर जाना, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई एम डेफिनेटली लेट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम आई रीच देयर। टेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या इंप्रूवमेंट है, इसमें नो इंप्रूवमेंट है। कैसे, देखो, जब इसमें फ्यूचर की बात की जा रही है, अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ते हो, इसमें सेंस एक आता है, आई एम डेफिनेटली लेट, मैं पक्का, पहली बात तो मैं लेट हूँ, और जब तक मैं पहुँचूँगा ट्रेन जा चुकी होगी। तो हमने बोला ना कि जा चुकी होगी, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यूज़ हो रहा है, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर है तो विल का इस्तेमाल हुआ है, और परफेक्ट है तो हैव का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें नो इंप्रूवमेंट है, किसी भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी सही है। जो टेंस का फॉर्मेट है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। आई एम डेफिनेटली लेट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम आई रीच देयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क दैन द प्यून अराइव्ड विद अनदर फाइल। देखो, मैंने बताया था नो सूनर अगर कहीं लगता है तो उसके बाद में जो वर्ड आएगा वो क्या होता है, दैन होता है। ठीक वैसे जैसे नॉट ओनली लगता है तो बट ऑल्सो आता है, ईदर लगता है तो और आता है, नीदर लगता है तो नॉर आता है। ठीक वैसे ही जब भी हार्डली या स्कार्सली आता है तो उसके साथ में व्हेन आता है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग वर्कड फॉर द होल डे ही शुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्टेड द वर्क टुमारो। देखो, बीइंग का तो इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि बीइंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, किसी चीज़ के होने से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो कह रहा है पूरे दिन काम करने के बाद उसको क्या करना चाहिए था, थोड़ा आराम करना चाहिए था, ताकि वो अगले दिन काम शुरू करे, ठीक है। अब देखो, काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, ठीक है, तो कोई एक सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो वो जब काम करेगा तो उसके पास की जो बात हो रही है, हैविंग वर्कड फॉर, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर। बीइंग वर्कड फॉर नहीं होता, बीइंग तो मैंने बताया ना कि किसी चीज़ के होने से संबंधित है, बट यहाँ पे वर्क के करने की बात है। तो हैविंग वर्कड फॉर द होल डे ही शुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्टेड द वर्क टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमें करना है, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, एक शब्द बताना है। तो क्वेश्चन है, अ लवर ऑफ रेन हु फाइंड्स जॉय एंड पीस ऑफ माइंड ड्यूरिंग रेनी डेज। तो ऐसा व्यक्ति जिसको बारिश बहुत पसंद है, ठीक है, और बरसात का मौसम पसंद है, ठीक है, बरसात की जो सीन्स होते हैं वो बहुत पसंद है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लूवियोफाइल, ठीक है। अच्छा, बाकी के शब्द क्या क्या हैं देख लेते हैं। जैसे ए ऑप्शन है पीडोफाइल। पीडोफाइल क्या होता है, ये बहुत ही नेगेटिव शब्द है। ये ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है जिनको बच्चों से सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, वो होते हैं पीडोफाइल, ठीक है। इनोफाइल क्या होता है, इनोफाइल होता है ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है हु लव्स अलॉट क्या, वाइन्स, ठीक है, वाइन्स को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए होता है इनोफाइल। एंग्लोफाइल क्या होता है, एंग्लो बना ही इंग्लिश से है, ठीक है, आपने सुना होगा एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लिसाइज्ड, ठीक है। तो एंग्लोफाइल मतलब
ऐसा व्यक्ति जो कि इंग्लिश से रिलेटेड या इंग्लैंड से रिलेटेड, ब्रिटेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका बड़ा एडमायरर होता है, उसको एंग्लोफाइल बोलते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन फॉर इंग्लैंड और इंग्लिश कस्टम्स। मैंने बताया ना इसके पहले वाले ऑप्शंस में राइट आंसर इज क्या, एंग्लोफाइल, ये तो पसंद करता है। बट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन तो आपने पढ़ा होगा मेनियास के बारे में, है ना, तो वो एकदम पागल सा होता है, पागलपन सा होता है। जैसे होता है ना कि इंग्लिश पीपल बहुत पसंद है, इंग्लिश कल्चर बहुत पसंद है, इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश लिटरेचर, है ना, तो और बाकी इंग्लैंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायरेशन होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, एंग्लोमेनिया, ठीक है। और भी अच्छा एक शब्द है इसमें, इसके पहले वाली पहले वाली वीडियो में मैंने इस शब्द के बारे में बात की थी, क्या, पारवेनू। पारवेनू क्या होता है, जो नए नए रईस बनते हैं, नए नए अमीर बनते हैं, उनको बोला जाता है पारवेनू, ठीक है। अरिस्टोक्रेट भी मैंने कल की वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कैरेक्टर इन अ ड्रामा और अदर लिटरेरी वर्क। तो जिन्होंने भी थोड़ा बहुत इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा उन्होंने इस शब्द के बारे में ज़रूर ही पढ़ा होगा, वो है प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट ही होता है किसी ड्रामा या लिटरेरी वर्क का, जो मेन कैरेक्टर होता है वो है प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, उसको प्रोटैगनिस्ट बोलता है। प्रोपेगेंडिस्ट तो पता ही किसको बोलते हैं, हीरो एक्टर तो आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ जाते हैं अपने पैसेज पे, ठीक है। पैसेज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स with distinctive features of the original residents, Negroid and Mongolese. It is strange to see how these two different groups migrated to these islands so far from the mainland. ठीक है, मेनलैंड के रहने वाले थे, यानी इंडिया अब जिस भी मेनलैंड के रहने वाले थे वहाँ से माइग्रेट कर गए। कहाँ से माइग्रेटेड टू दीज आइलैंड सो फार फ्रॉम द मेनलैंड, फ्रॉम इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। द एबोरिजिनल्स फाउंड इन दीज आइलैंड्स आर द जरवाज, Sentinelese, Onges, Shompanites, mainly found in Andaman and the Nicobaris in Nicobar. ठीक, of these the Nicobaris in general and some of the Onges have accepted the so-called modern civilization and learned the use of modern tools and facilities. ठीक है, they can be seen frequently in the Port Blair market. The Aboriginals are looked after by the anthropological department of the government, who make regular visits to these islands and supply them with food and other necessities. ठीक, फिर है these aboriginals still do not know how to use a matchbox and prepare fire by rubbing 2 pieces of wood. ठीक, फिर अगला सेंटेंस है they also do not know the use of cloth. If the people from the anthropological department offer them clothes, they use them only as turbans and not to wrap their bodies. ठीक है, तो ये पैराग्राफ है। आई डोंट थिंक कि काफ़ी इजी पैराग्राफ है और मुझे नहीं लगता कि इसका वर्ड टू वर्ड अर्थ बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर मुझे किसी भी पैराग्राफ में नेक्स्ट वीडियोस में जब भी मुझे लगेगा कि थोड़ा सा टफ है, कुछ बताने की ज़रूरत है, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अभी के लिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन जनरल। देखो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो कह रहा है कि जो सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया इन जनरल किसके द्वारा, ऑल दी अबोरिजिनल्स या फिर निकोबारीज या फिर जरवाज या फिर सम ऑफ द निकोबारीज एंड ओंजेस। तो अगर आप सेंटेंस इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो यहाँ पे आपने गौर किया होगा, कहाँ पे, इधर, ओंजेस द एबोरिजिनल्स फाउंड, इधर, of these the Nicobaris in general and some of the Onges have accepted that so-called modern civilization and learned the use of modern tools and facilities. तो इसमें देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, निकोबारीज इन जनरल, ठीक है। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, सम ऑफ द निकोबारीज एंड ओंजेस, जबकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है निकोबारीज एंड ओंजेस भी लिखा हुआ है, बट इन जनरल सिर्फ निकोबारीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो वी विल ऑलवेज हैव टू गो विद द पैसेज, ठीक है। तो निकोबारीज इन जनरल है एंड दैट इज़ वाई द ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल रेजिडेंट्स माइग्रेटेड टू द आइलैंड्स फ्रॉम।
तो हमने पढ़ा था कि जो ओरिजिनल रेजिडेंट्स थे वो माइग्रेट किए थे आइलैंड्स पे। कहाँ से माइग्रेट किए थे? तो दूसरी लाइन में हमने पढ़ा था इंडिया एंड म्यांमार से। देखो, माइग्रेटेड टू दीज आइलैंड्स सो फार फ्रॉम द मेनलैंड, फ्रॉम इंडिया एंड म्यांमार। तो राइट आंसर इज म्यांमार एंड इंडिया। द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जारवाज, सेंटिनेलीज, ओंजेज एंड शोम्पेनाइट्स आर मेनली फाउंड इन। तो ये जो चारों ट्राइब्स हैं, जारवाज, सेंटिनेलीज, ओंजेज एंड शोम्पेनाइट्स, ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर आप सेंटेंस में पढ़ोगे ये चारों कहाँ पे मेंशन है? द अबोरिजिनल्स फाउंड इन दीज आइलैंड्स आर द जारवाज, सेंटिनेलीज, ओंजेज, शोम्पेनाइट्स, मेनली फाउंड इन कहाँ? अंडमान एंड द निकोबारीज इन निकोबार। तो ये जो चारों हैं, जारवाज, सेंटिनेलीज, ओंजेज एंड शोम्पेनाइट्स, ये मेनली कहाँ? अंडमान में पाए जाते हैं। और निकोबारीज कहाँ पाए जाते हैं? निकोबार में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, अंडमान में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अबॉरिजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाय। इनका ध्यान कौन रखता है? तो हमने इसमें पढ़ा था कौन रखता है? लुक्ड आफ्टर बाय द एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, the anthropological department of the government of India. Okay, next question है and the last question of this test is original residents of Andaman and Nicobar Islands are। तो अंडमान और निकोबार के ओरिजिनल जो रेजिडेंट्स हैं वो कौन है? तो अगर हम इधर आते हैं, इधर पहली लाइन में, विद डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिडेंट्स, कौन? निग्रोइड एंड मंगोलीज। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, निग्रोइड एंड मंगोलीज। तो ये थे इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के लिए, जो कि सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।